दोस्तों आप अगर टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाल विकास के ये जो प्रश्न है आपको परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगे। बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है शिक्षण का उद्देश्य होता है। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षार्थियों को दोस्तों ज्ञान उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान उपलब्ध कराना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, ये वाला गलत ऑप्शन है। विद्यार्थियों को बताना है कि पढ़ने से कुछ प्राप्त नहीं होता, ये भी गलत ऑप्शन है। और इनमें से कोई नहीं, ये वाला गलत है। दोस्तों पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर है शिक्षार्थी यानी छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना शिक्षण का उद्देश्य होता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण की प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आता है। दोस्तों शिक्षण की जो प्रक्रिया है ये कितने स्तरीय है, ये भी प्रश्न बनता है। तो ये 3 स्तरीय है। और 3 स्तर कौन-कौन से इसके? तो छात्र हैं, शिक्षक हैं और पाठ्यक्रम है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर। शिक्षण प्रक्रिया 3 स्तरीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम सम्मिलित होते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, अधिगम व्यक्ति के दृष्टिकोण, सोच, व्यवहार में बदलाव लाता है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन अधिगम का परिणाम नहीं? कौन सा अधिगम का परिणाम है? दोस्तों सीखने से क्या परिवर्तन आता है? तो सीखने से बच्चों में मानसिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन नहीं होता है, नैतिक परिवर्तन होता है। तो दोस्तों अधिगम से व्यक्ति के दृष्टिकोण, सोच और व्यवहार में किस मानसिक परिवर्तन होता है, सामाजिक होता है और नैतिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन इसका पहलू नहीं है। करेक्ट आंसर नहीं पूछा गया, कौन सा परिणाम नहीं है, तो वो शारीरिक परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, प्रशिक्षण के माध्यम से विकास होता है। प्रशिक्षण के माध्यम से किसका विकास होता है? सामान्य कौशल का, बिल्कुल सही बात है। विशिष्ट कौशल का, हाँ ये भी सही है। सामान्य तथा विशिष्ट दोनों का मिला जुला। दोस्तों इसके लिए जो प्रश्न जो चौथा है इसके लिए परफेक्ट आंसर है सामान्य और विशिष्ट दोनों का मिला जुला रूप के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से विकास होता है। किसी भी प्रकार के कौशल का नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं। तो दोस्तों चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर सी है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु होते हैं जो शिक्षार्थियों के लिए बेहद महत्व के विषय हैं। वे हैं क्या है? तो दोस्तों उद्देश्य, अधिगम अनुभव क्रियाएं, विद्यार्थियों का मूल्य निर्धारण करना या उपरोक्त सभी। दोस्तों पांचवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक जो प्रक्रिया होती है इसके 3 मुख्य बिंदु होते हैं। पर यहाँ पर किसके संबंध में पूछा गया? शिक्षार्थी के लिए वे जो बेहद महत्व के विषय है वो क्या है? तो शिक्षार्थी के लिए बेहद महत्व का विषय है विद्यार्थियों का मूल्यांकन निर्धारण करना। ये इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि उद्देश्य भी हो सकता है, अधिगम अनुभव क्रियाएं भी हो सकती है, पर नहीं, इसका करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों का मूल्य निर्धारण करना। इसके लिए बेहद महत्व का विषय है शैक्षिक प्रक्रिया के 3 बिंदुओं में से। छठा प्रश्न है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। इसके अंतर्गत ज्ञान आता है, कौशल आता है, अभिवृत्ति और अनुभव आते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, संसार का कोई भी व्यक्ति योग्यता, क्षमता तथा कुशलता में से एक समान नहीं हो सकता। यह अधिगम के किस सिद्धांत को निरूपित करता है? दोस्तों संसार का कोई भी व्यक्ति जो होते हैं, हर व्यक्ति योग्यता, क्षमता और कुशलता में एक समान नहीं होता, यानी विभिन्नता होती है। यह अधिगम के किस सिद्धांत को दर्शाता है? सक्रिय सहयोग लेने की सिद्धांत, छात्र केंद्रितता का सिद्धांत, ये भी नहीं, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका सी वाला है, क्योंकि यहाँ पर योग्यता, क्षमता के और कुशलता के आधार पर कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता, यानी विभिन्नता होती है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर है। इस सिद्धांत की ओर निरूपित करता है। आठवां प्रश्न है, अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है। अधिगम का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। दोस्तों करेक्ट आंसर है अधिगम का छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम का उद्देश्य होता है। छात्रों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाना, ये वाला ऑप्शन नहीं। छात्रों को अपने मार्ग से विचलित करना, ये भी गलत ऑप्शन है। उपरोक्त में से कोई नहीं है। दोस्तों आठवां प्रश्न का करेक्ट आंसर है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम का उद्देश्य होता है। नौवां प्रश्न है दोस्तों, अध्यापक को विद्यार्थियों के अनुभव प्राप्त कराने के लिए क्या करना चाहिए? एक शिक्षक के रूप में दोस्तों अध्यापक जो होते हैं शिक्षक, उनको विद्यार्थियों को अनुभव प्राप्त कराने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षण की परंपरागत तकनीकी अपनाना चाहिए, शिक्षण के लिए केवल एक विधि अपनाना चाहिए, शिक्षण के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 9वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है, अगर हमें अध्यापक के रूप में अनुभव विद्यार्थियों को अनुभव प्राप्त कराना है तो दोस्तों हमें शिक्षण के लिए भिन्न भिन्न तरीकों को अपनाना पड़ेगा, जिससे ताकि बालक ज्ञान प्राप्त कर सके। तो शिक्षण के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना इसका करेक्ट आंसर है।
10वां प्रश्न है शिक्षण विधियाँ तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है। तो दोस्तों शिक्षण विधियाँ जो होती है और शिक्षण व्यूह रचना इसमें किसका अंतर होता है? तो दोस्तों इसमें देखो आप पाठ्य वस्तु का इस अंतर नहीं होता है, उद्देश्यों का भी नहीं होता है, प्रारूप का अंतर होता है। शिक्षण विधियाँ और शिक्षण व्यूह रचनाओं में दोस्तों प्रारूप का अंतर होता है। करेक्ट आंसर इसका 10वां। अधिनियमों का ये भी वाला नहीं है। तो दोस्तों 10वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है प्रारूप का अंतर होता है। 11वां है अध्यापन में शैक्षिक तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शैक्षिक तकनीकी विशेषता क्या है? क्या विशेषता है इसकी? यह वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित होते हैं। बिल्कुल होती हैं वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित शैक्षिक तकनीकी। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित होती है। हाँ दोस्तों, मनोवैज्ञानिक तरीकों पर भी आधारित होती हैं इसके प्रयोगों पर। तीसरा है यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। बिल्कुल प्रभावशाली भी बनाता है दोस्तों। इसका आंसर होगा डी वाला। करेक्ट आंसर 11वें का डी वाला। अध्यापन में शैक्षिक तकनीकियाँ जो है दोस्तों ये वैज्ञानिक आधार पर होती है, मनोवैज्ञानिक आधार पर होती हैं और दोस्तों ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। इसलिए 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर डी वाला है। 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बागवानी शिक्षा पद्धति के जनक कौन है? दोस्तों ये तो आपको याद होगा, फ्रोबेल महोदय के द्वारा बागवानी पद्धति का समर्थन किया गया। तो बागवानी पद्धति के जनक कौन है? मिस्टर फ्रोबेल। मोस्टली इसका आंसर नहीं है, यंग भी नहीं और वाइगोत्स्की भी नहीं। 13वां प्रश्न है शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ क्या है? दोस्तों शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। शिक्षण की रणनीति का निर्माण एवं उसका प्रयोग करना, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षण का तरीका दोस्तों ये भी व्यूह रचना का आधार है। अध्यापक को स्वयं अपने व्यवहार में सुधार करना, ये भी दोस्तों सुधारता है। तो दोस्तों ये भी शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ के रूप में समझा जाता है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। शिक्षण व्यूह रचना के अंतर्गत क्या क्या आता है? शिक्षण का तरीका आता है, शिक्षक जो होता है अध्यापक स्वयं के व्यवहार को सुधारने का तरीका आता है, शिक्षण रणनीति का निर्माण करना और उसको प्रयोग करना दोस्तों शिक्षण व्यूह रचना के मुख्य आधार है। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। 14वां प्रश्न तो सूक्ष्म शिक्षण जिसे माइक्रो टीचिंग कहा जाता है किस सिद्धांत पर बल देता है? किस पर बल देता है दोस्तों? एक कौशल शिक्षण प्रशिक्षण पर, द्विकौशल प्रशिक्षण पर, बहुकौशल प्रशिक्षण पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 14वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है एक कौशल शिक्षण पर। सूक्ष्म शिक्षण जो है माइक्रो टीचिंग ये एक कौशल शिक्षण पर बल देता है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ए वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल का उदाहरण है? शिक्षण कौशल का उदाहरण कौन सा? प्रश्न पूछना शिक्षण कौशल का उदाहरण है। विन्यास प्रेरणा ये भी शिक्षण कौशल का उदाहरण है। पुनर्बलन ये भी इसी का उदाहरण है। तो दोस्तों 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर तो डी वाला है। प्रश्न पूछना, विन्यास प्रेरणा और पुनर्बलन दोस्तों ये शिक्षण कौशल के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। दोस्तों सारे प्रश्न आपके टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्त अगर कोई टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास वीडियो को शेयर भी कीजिए और दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइए आपको जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।